नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। गलवान की रात जिसने भारत चीन रिश्तों को खाई में धकेल दिया था और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जिसने एशिया की राजनीति को नई करवट दे दी है, आज इन्हीं हालात के बीच 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात भरोसे की नई शुरुआत है या फिर मजबूरी का गठबंधन जो कभी भी टूट सकता है। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी में भारत के लिए जगह कहां बनेगी? आज इस विशेष चर्चा में हम जानेंगे कि ड्रैगन और हाथी अगर साथ चले तो एशिया की ताकत और कैसे बदलेगी और दुनिया की राजनीतिक तस्वीर पर इसका क्या असर होगा। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। आखिरकार 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। तियानजिन शहर में हो रही एससीओ समिट के इतर उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 50 मिनट तक चली मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक या औपचारिक मंच नहीं थी, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत चीन संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान साफ कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता कायम होना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता है। सैनिकों की वापसी और विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौते ने रिश्तों में नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दशक में दोनों देशों के बीच सीमा पर कितना ही तनाव रहा हो, लेकिन कारोबारी रिश्ते हमेशा बने रहे। इन रिश्तों में जमी बर्फ तब और पिघलने लगी जब अमेरिका में ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ का टेरर दे दिया। उसके बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते सुधारने की कोशिश होने लगी। ये कोशिश तब और कामयाबी की तरफ बढ़ी जब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू कर दी। उसके बाद भारत चीन के बीच सीधी विमान उड़ानें भी बहाल हो गई। आपसी विश्वास और सम्मान पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के संकल्प में राष्ट्रपति जिनपिंग ने अब नया संदेश दिया है। Partners who enable each other's success and to have the dragon and the elephant dance together. 今年是中印建交70周年。 चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा, ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। ये बयान बताता है कि चीन भारत को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति साझेदार के रूप में देखना चाहता है। दोनों देश बड़ी आर्थिक ताकत और दोनों के पास बड़ी मिलिट्री पावर भी है। दोनों के पास मार्केट भी है। दोनों यदि साथ साथ आते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा।
दोनों, जैसे मैंने कहा, बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी मिलिट्री पावर है, और दोनों को साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों देशों के लिए फायदा होगा, क्षेत्र के लिए फायदा होगा, पूरे विश्व के लिए फायदा होगा। और ये ठीक बात है, जो पूरे विश्व में बहुत बदलाव आ रहा है, इस प्रकार का बदलाव है जो हमने पिछले 100 साल में या 70-80 साल में नहीं देखा है। और उस बदलाव को कैसे, उसके साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों देशों को अगर मिलकर, साथ मिलकर वो काम करते हैं तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। नहीं, ये सही कदम है, क्योंकि हजारों साल से हम दो पड़ोस हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दोनों देश में। जो अमेरिका जब हमारा देश को दोबारा गुलाम बनाने का साजिश कर रहा है, और चीन आज अमेरिका से भी कुछ मुद्दे पर आगे बढ़ गया, तो इस परिस्थिति में चाइना के साथ भारत का बेहतर संबंध बहुत फायदेमंद होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। अगर भारत अपने हितों के साथ चाइना के साथ अच्छा संबंध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। एक तरफ इस मुलाकात को जहां भारत और चीन रिश्तों की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाथी और ड्रैगन साथ साथ को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। खास तौर पर विपक्ष की तरफ से सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, इतना हल्ला मत मचाइए। चीन के राजदूत ने खुलेआम कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ चीन ने नहीं दिया, लड़ाई के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो आप चाहते हैं कि अचानक पूरा देश गुणगान करने लगे? तो इसलिए हमने युद्ध के समय, लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। भारत के पास गलवान की कड़वी यादें तो हैं, लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का दबाव भी है। क्या यही वजह है कि भारत और चीन आज फिर से एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं? लेकिन इस भरोसे की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान भी है, जो दोनों देशों की दोस्ती की सबसे कमजोर कड़ी है। इतिहास गवाह है कि भारत को चीन से कई बार निराशा मिली है। अब सवाल ये है कि क्या तियानजिन से ये नई शुरुआत भरोसे की मजबूत नींव रख पाएगी, या फिर यह भी सिर्फ मजबूरी का गठबंधन साबित होगी? फिलहाल इतना तो साफ है कि अगर ड्रैगन और हाथी साथ चल पड़े तो सिर्फ एशिया की ताकत बदलेगी, बल्कि दुनिया की राजनीतिक तस्वीर भी बदल सकती है। क्योंकि जब दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें वहीं टिकी होती है। यही वजह है कि मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप और ग्लोबल पॉलिटिक्स को बड़ा मैसेज है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। दो महाशक्तियों के बीच बात चल रही है। एक ही मंच पर दुनिया की दो महाशक्ति नजर आ रही हैं, और विशेष करके जो दुनिया के चौधरी बने बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नजरें भी इस वार्ता पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके टैरिफ के बाद ही ये इतना बड़ा कदम देखने को मिला है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच कई
मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। कई मुद्दों पर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच चर्चा भी हुई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अर्थशास्त्री और फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग अश्विनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल हेड आर.पी. श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी आपसे करूंगा। चलिए उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेमचंद्र शर्मा जी। 1994 में, माफ कीजिएगा 1954 में नेहरू जी की सरकार थी और नेहरू जी ने बड़ा भरोसा जताया है चीन पर और नारा दिया गया है हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन बदले में क्या मिला? 1962 का युद्ध। और अब एक बार फिर से हम, यानी कि भारत देश एक बार फिर से बड़ा भरोसा चीन पर जता रहा है। तो क्या लगता है, भरोसा किया जा सकता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, अगर हम उसको हाई लेवल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई चाइना पे हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाइना का हमें कभी साथ नहीं लेना चाहिए, ना साथ देना चाहिए, और हमें आइसोलेटेड तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम करंट सिनारियो को देखेंगे, करंट परिस्थितियों को देखेंगे, तो करंट परिस्थितियों में पूरा जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, पूरा सेटअप चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने रिलेशंस को नए तरीके से स्टेब्लिश कर रहा है, दूसरे देश के साथ संबंध बना रहा है या फिर संबंधों को रिव्यू कर रहा है या तोड़ रहा है। तो ये जो ये समय है, ये परिवर्तन का समय, और इसे परिवर्तन के समय में हमें अपने सारे ऑप्शंस क्लोज नहीं करने हैं बल्कि ओपन रखने हैं। तो भारत वही कर रहा है। तो भारत के पास सारे ऑप्शंस ओपन है। तो भारत ने अपनी जो टॉक है, अपने जो संबंध है, वो अमेरिका के साथ खत्म नहीं किए। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी बातें कर रहे हैं, अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने जो उनको करना है कर रहे हैं, और वो इनिशिएटिव ले भी रहे हैं और उससे वो विड्रॉ भी कर रहे हैं और फिर से कुछ कर रहे हैं, फिर से विड्रॉ कर रहे हैं। भी आपने देखा कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, उन्होंने टैरिफ से उसको एग्जेम्प्ट किया है। तो वैसे ही अब जो एससीओ समिट हो रही है, एससीओ समिट में एक अल्टरनेटिव पावर ग्रुप बन रहा है, और ये पावर ग्रुप को ऐसे कंट्रीज का है जो कल को विश्व को लीड करने वाली हैं और सभी के इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट हैं। तो हम और चाइना अगर हम देखें तो देखा जाए तो हम सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं। हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले चाइना में जाके पूरे चाइना में स्प्रेड किया। बुद्धिज्म कहाँ से गया? भारत से गया। तो जो बुद्धिज्म भारत से गया तो वहां भी ज्यादातर लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। तो सांस्कृतिक रूप से हम चाइना से अलग नहीं है। और आप ज्योग्राफिकली भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में आज जो डिवीजन के बाद भी मानसरोवर उनके यहाँ पे आता है, लेकिन मानसरोवर को मानने वाले कौन है? हम हैं। तो लेकिन हाँ, पॉलिटिकली जब से वहां पे जो गवर्नमेंट है वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट पे कितना रिलाई किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ रहे हैं, हमारा युद्ध भी हुआ, युद्ध में हजारों किलोमीटर जमीन हमारी चाइना के पास है। उसके बाद भी चाइना सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसका जितने भी पड़ोसी हैं सबके साथ ऐसा व्यवहार है। तो हम किसी की गोद में जाके बैठ नहीं रहे हैं और किसी को हम नो भी नहीं कह रहे हैं। वी आर ओपन फॉर डायलॉग, वी आर ओपन टू मेक द डिसीजन, वी आर ओपन टू डू द वर्क और ट्रेड विद एवरीबॉडी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। तो हमारे लिए भारत प्रथम है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया फर्स्ट की नीति को लेके सबके साथ बायलैटरली टॉक कर रहे हैं, और जो हमारे देश के लिए अच्छा है। तो आपने देखा कि हम अमेरिका के दबाव में भी नहीं झुके, हमने साफ कर दिया जहां से हमें अच्छी डील पेट्रोलियम की मिलेगी, ऑयल की मिलेगी, हम लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप रशिया से ज्यादा अच्छी डील दे सकते हो तो हम आपसे लेंगे। हम ऐसा थोड़ी कि अमेरिका से नहीं खरीद रहे। वैसे ही अगर चाइना हमें रेयर अर्थ देता है, रेयर अर्थ मटेरियल देता है जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल तो यही है ना खेमचंद जी, कि कब तक देता है, कब तक ये साझेदारी बनी रहती है? क्योंकि चाइना कब धोखा दे जाए, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। चाइना पर भरोसा किया जा सकता है क्या? सवाल तो यही है ना, क्योंकि चाइना से जब जब मित्रता की गई है, चाइना ने बदले में भारत को धोखा ही दिया है। सवाल तो वही है ना कि हम चाइना पे क्या भरोसा कर सकते हैं? नहीं, इसमें फर्क है। इसमें मित्र में एक फर्क सोचता हूँ। एक है कि आप किसी पे निर्भर हो जाना, एक है कि समय अनुसार आप उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो आज का जो भारत है, आज का भारत
सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है। आज भारत में सब कुछ पैदा करना चाहता है। आपने देखा कि चाइना से पहले माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ गए? जापान गए। जापान एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इकोनॉमी है और जापान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने का भरोसा दिया है। तो भारत सबके साथ बात कर रहा है और भारत मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है कि सब कुछ हमारे यहाँ पे बने, भारत में बने, पूरे विश्व के लिए बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने, अच्छा प्रोडक्ट बने, भारत में रोजगार हो और भारत सबको सर्व करे, सहयोग करे, क्योंकि भारत जो है लूटने वाला नहीं है, दबाने वाला नहीं है, अनड्यू एडवांटेज लेने वाला नहीं है। हमने देखा कि जिस तरीके से कोविड में हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन सिर्फ हम लोगों के लिए काम नहीं आई, बल्कि 100 से ज्यादा कंट्री को हम लोगों ने सपोर्ट किया और सेल्फलेसली सपोर्ट किया। उस समय हम लोगों ने कोई रॉयल्टी नहीं ली। तो ये भारत की परंपरा है, संस्कृति है और ये इंटरनेशनल सिनारियो, आई एम श्योर जिस तरीके से इस समय सरकार स्टैंड ले रही है, मजबूती के साथ स्टैंड ले रही है, इस सारे जो उथल पुथल हम जो बोलते हैं कि भाई ये रोलर कोस्टर जो अभी राइड चल रही है, उसमें भारत जीत के निकलेगा और भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो अच्छे तरीके से सदेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। ठीक है, ठीक है। अश्विनी राणा जी, भारत और चीन के बीच एक बार फिर से व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, व्यापारिक मार्ग खोले जाने की बात भी की जा रही है। अगर हम भारत और चाइना को लेकर बात करें तो भारत करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान आयात करता है चाइना से, लेकिन अगर जब इस प्रकार का जब समझौता हो जाएगा और व्यापारिक दृष्टि से दोनों ही देश एक बार फिर से समझौता कर लेंगे, तो जहां अभी हम 9 लाख करोड़ का सामान आयात करते हैं चाइना से, और अगर उसको खुली छूट दे दी जाएगी कि वो आए और भारतीय बाजारों में अपने सामान को बेचे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचे, तो अभी जो मुहिम चलाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत की, और अभी तो लगभग हर एक सामान पर हम देखते हैं कि चीन का कब्जा है, और जब उसको ये पूरी खुली छूट मिल जाएगी तो क्या यहाँ के जो छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं जो सामान बनाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, तो क्या उनके उद्योगों पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, पहली बार तो अभी तक ऐसा कोई समझौता चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि हुआ है कि हम उनको कोई छूट देने वाले हैं। चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, यानी उनसे हम सामान ज्यादा मंगाते हैं, वहां कम बेचते हैं। लेकिन जैसे खेमचंद जी भी कहते हैं कि आज की परिस्थिति में देखते हुए एक ऐसा देश जो कि अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उसको एक मैसेज देने के लिए ये चाइना का और रशिया का और ये जो एक गठबंधन सामने आता है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज व्यापार तो पहले भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारा व्यापार जो है, जो इंपोर्ट है, उसको हमने कम किया है, यानी यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू किया है, बहुत सारी चीजें हम अपनी बना रहे हैं, लेकिन वो जब तक अपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, हमें चाइना पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये नहीं क्योंकि जो सामान हम नहीं बना रहे, हम अमेरिका नहीं है कि हम टैरिफ लगाकर और रोक देंगे, तो हमें अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए जो सप्लाई चेन है चाइना से, उसको बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन हम उसको कोई ओपन मार्केट नहीं दे रहे कि आप आइए जो मत करिए। आप ये देखेंगे कि चाइना से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होती है, जो कंपनीज भी आती हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी स्क्रूटनी होती है कि वो कंपनियां क्या हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। आपने देखा कि पीछे सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐप ही जो है बंद कर दिए जो सिक्योरिटी थ्रेट थे। यानी सरकार ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके कुछ भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री का वहां जाना एससीओ मीटिंग में और ये जो बातचीत करना, उसके कारण से जो एक तनाव वाला रिश्ता था वो अगर सुधरता है, मान लो मानसरोवर यात्रा खुलती है, फ्लाइट शुरू होती है, बिजनेस तो हम पहले कर रहे हैं और एक मैसेज यूएस को हम देने में कामयाब होते हैं कि भाई यार ये बड़ी ताकतें 3 इकट्ठी हो रही हैं और आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है इतने में हम सफल होंगे और कोई मार्केट भारत जो है किसी भी देश के लिए उसकी टर्म्स कंडीशन। बिल्कुल सर, अमेरिका को निश्चित तौर पर मैसेज जाएगा, क्योंकि हम किसी की भी दादागिरी नहीं झेलेंगे, ना किसी को ये दादागिरी करने का कोई हक देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबने देखा है, वो दुनिया के चाचा चौधरी बने हुए बैठे, वो ये चाहते कि हम जो बोले वो शब्द आखिरी शब्द माना जाए, यानी कि उनकी कही गई बात पत्थर की लकीर साबित हो, उनका ये मंशा जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अभी आपने जो बात कही है, अगर दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उससे फायदा भारत को कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि भारत को एक एंसेलरी यूनिट यानी एक सप्लाई चेन की जरूरत है। जो भारत में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वो चाइना से हम लेते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से तो हम लेंगे। जब तक हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मजबूत नहीं होती, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगती, तब तक हमें निर्भर रहना पड़ेगा।
और चाइना से ले या किसी देश से ले, चाइना से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां पर हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, और हम अपने देश की स्थिति को देखते हुए अपने उद्योगों का नुकसान हो, ऐसी इंपोर्ट हम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कोई, क्योंकि व्यापार तो होगा दो देशों में, कोई भी देश हो, लेकिन व्यापार के साथ जो है वो बाकी चीजें भी ठीक होती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है। अल्टीमेटली जो है वो फायदा जो है विन विन सिचुएशन दोनों के होनी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हम उसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा चीन के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, आज भी श्रीवास्तव जी, सर अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बयान दिया है कि हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कोई बहुत प्रगाढ़ मित्रता है, हम सिर्फ भारत के हित को ध्यान में रख करके काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं और दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं। और उन्हीं व्यापारिक संबंधों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच मुलाकात हो रही है, प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई है, 50 मिनट तक इतनी लंबी बैठक चली है, बात हुई है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है, सीधी चाहे उड़ान की बात कही जाए या फिर मानसरोवर की यात्रा की बात कही जाए या तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर बात की जाए। लेकिन चीन को लेकर बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है भरोसे का। क्या ये जो समझौते हो रहे हैं वो क्या एक मजबूरी है, जो मजबूरी टैरिफ के कारण पैदा हुई है, अमेरिका के कारण पैदा हुई है, या फिर एक नई दोस्ती की शुरुआत इसको देख सकते हैं? देखिए, इसमें दो तीन बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात है कि चीन के साथ संबंध किस तरह के पहले रहे हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी से शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद गलवान की घटना हुई, थोड़ा और तल्खी बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा विश्व पटल पर क्या परिस्थितियां हैं, आज की क्या स्थिति है। आपने देखा होगा कि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ भारत पर लगाया और क्या नाराज़गी है उसको भारत से, इन सारी चीज़ों को जग जाहिर है कि क्या चाहता है अमेरिका। अमेरिका अगर ये चाहता है कि उसको जो है सब पर दबाव बना करके, इवन चाइना पर भी वो टैरिफ लगाने की बात किया तो चाइना ने भी उसका जवाब दिया। अगर उसने 25% टैरिफ की बात की तो चाइना ने 50% की बात की, उसके बाद 100% फीसदी जो है वो टैरिफ बढ़ाने की बात की। तो अमेरिका जिस तरह की दादागिरी जो जैसा आप कह रहे हैं बता रहा है, उसका एक जवाब तो एक संदेश तो है कि प्रधानमंत्री जी का चीन की यात्रा या जापान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब यहाँ पर एक तरह से एक ऐसा देश है जो पूरा एक तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था को मुट्ठी में करना चाहता है। अगर वो ये कहता है कि अगर आप रसिया से तेल खरीदेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगाए, इस तरह की धमकियाँ दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में एशिया महाद्वीप के ये दो बड़े देश, इवन चाइना और भारत, और इसके साथ साथ रसिया भी, अगर ये ब्रिक्स देशों का आप सम्मेलन देखोगे तो आप बात समझ में आई होगी कि उसमें ब्रिक्स देश जो है अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहे थे, उसको लेकर के बड़ा रिटेलिएट किया ट्रंप ने और काफ़ी जो आग बबूला हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे देश हैं इतने ताकतवर है, अगर ये 3 देश इकट्ठा होते तो दुनिया की आप समझिए लगभग जो है 40% जो है इकॉनमी पर इनका कब्जा है। अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका को सबक सिखाने का कोई मौका मिलता है और उसमें प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, तो ये एक जो है एक बड़ा संदेश है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। एक दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ तक आप भरोसे की बात कर रहे हैं, देखिए ये तो इतिहास में जो बातें घटित हुई हैं, निश्चित रूप से वो अगर सामने रखा जाए तो भरोसे के काबिल नहीं है चाइना। लेकिन सवाल है कि जो व्यापार चल रहा है वहाँ से ज़्यादा आयात हमारे पास हो रहा है, हम निर्यात उसकी तुलना में हमारा निर्यात कम है, और हम बहुत सारी चीज़ों पर जो है चाइना पर एक तरह से निर्भर हैं। अगर इन चीज़ों को लें तो इस पूरी दुनिया में हर देश एक दूसरे से आयात निर्यात करता है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन इतना तय है कि भारत जिस तरह से अमेरिका से समझौता नहीं किया, उसकी बातों उसके लगाए गए टैरिफ और उनके जो है जो भी जिस तरह का प्रेशर बना रहा था उससे समझौता नहीं किया, तो भारत चाइना से भी समझौता नहीं करेगा। ये भी बात समझना होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और जो वर्तमान परिस्थिति देखें, तो प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना, शी जिनपिंग से मुलाकात होना, सारे मुद्दों पर बात होना, इवन जो आपके सीमाएं हैं उनको लेकर के बात होना, ये सारी चीज़ें एक तरह से दर्शाती हैं कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अगर चाइना के साथ बात बनती है तो निश्चित रूप से भारत को फ़ायदा होगा। जहाँ तक रही बात धोखे की, जहाँ तक रही बात उनके साथ किस तरह के संबंध बने रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितना भरोसे के लायक। मैं सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम कुछ सालों पीछे चले जाएं
तो अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती थी, बात होती थी और मित्रता की बात की जाती थी, तो लगता था कि अब अमेरिका से अच्छा कोई भारत का दूसरा देश नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि रशिया से ज्यादा प्रगाढ़ संबंध हमारे अमेरिका से नजर आ रहे हैं। ये ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी है, लोगों ऐसे हमने बयान भी सुने हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई, जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनका पूरा जो है वो कैंपेनिंग की तरह ही उनका प्रचार प्रसार किया गया, या कहें कि भारतीय जो वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि भारत का उसमें हित नजर आ रहा था। लेकिन तस्वीर बिल्कुल बदल गई और अब चीन के साथ ये दोस्ती, तो क्या तस्वीर कुछ आगे ऐसी ही बनती नजर आएगी या फिर इससे कुछ इतर नजर आएगा? नहीं, देखिए अभिजीत, सबसे बड़ी बात है कि न तो अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता, क्योंकि प्रीवियस पहले जो युद्ध हुए, तमाम चीज़ें हुए, तो उसने पाकिस्तान का समर्थन किया। इवन इस युद्ध में भी किया, इसमें चाइना ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। तो हम दोनों को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, तो दोनों को एक ही तराजू पर तोलना पड़ेगा। रही बात है कि एक चूँकि व्यावसायिक रिश्ते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो जहाँ हमको फ़ायदा मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं वो निश्चित रूप से आज की ज़रूरत है, और हमें वैश्विक पटल पर ये संदेश देने की भी ज़रूरत है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा है और अपने दम पर खड़ा है। किसी की भी दादागिरी स्वीकार भारत को नहीं है। ठीक। अनुपम तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात, पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं, लेकिन विशेष तौर पर बड़ा संदेश अमेरिका को जा रहा है। क्या अमेरिका इससे सबक लेगा? देखिए अभिजीत, अमेरिका को संदेश तो जा रहा है, और अमेरिका को ही नहीं, तमाम पश्चिम के वो देश जो कि अमेरिका के पीछे लामबंद रहते हैं उनको भी संदेश जा रहा है। और संदेश ये साफ है कि भारत ने अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर दबाव झेलने से मना कर दिया है। लेकिन अब आगे का रोड मैप क्या है? क्या अमेरिका को छोड़ करके भारत चाइना की तरफ रुख करेगा? इसकी संभावना भी आज की तारीख में बहुत कम लगती है। देखिए, संदेश देना अलग चीज होती है और एक्चुअली एजेंडा, कौन सा एजेंडा पे हम लोग बात कर रहे हैं, किस एजेंडा पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर अब ज्यादा विमर्श होने जरूरी है। अभी आप श्रीवास्तव सर ने भी एक बात कही थी कि अमेरिका और चाइना दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है, एक बड़ी थ्योरी मैं अक्सर देता हूं कि जो भारत के साथ पिछले दिनों हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें परेशान करने की कोशिश करी गई, तमाम देश हमारे खिलाफ होने शुरू हो गए, और उसके बाद ये एससीओ मीट में चाइना का हमसे मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पीठ पीछे कोई बड़ा ही गेम चल रहा हो भारत के खिलाफ? अमेरिका और चीन मिलकर के गेम खेल रहा हो जिसको हम अभी फिलहाल उसको हम अभी सामने न देख पा रहे हो। तो ये सब चीजें विदेश नीति में आपको पहले से एंटिसिपेट करनी होती है, और मुझे ये लगता है कि वर्तमान सरकार के साथ ये एक दिक्कत रही है कि वो चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर पाई है, और इसी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चाइना के साथ जब आज बात हो रही, तभी आप देखिए तो ज्यादातर बातें इस मुद्दे पर हो रही है कि मैसेज क्या जा रहा है। अरे हमें मैसेज देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होनी चाहिए कि फ्यूचर रोड मैप क्या है उस दुश्मन के साथ जिसके जो हमारे एक दूसरे दुश्मन के साथ खड़े होकर के 2 महीने पहले हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। उसको उससे हम कैसे डील करेंगे, उससे हम व्यापार कैसे बढ़ाएंगे, हम व्यापारिक साझेदारी या स्ट्रेटेजिक साझेदारी हम कैसे बढ़ाएंगे, ये मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। और किन एजेंडों पर हम बात करेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। और लेकिन चर्चाएं सिर्फ अगर हम संदेश देने की बात करेंगे तो संदेश तो वास्तविकता है। अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, अमेरिका ने हमको परेशान किया है, अमेरिका ने हमारे विश्वास का गला घोंटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हम वैसा ही कुछ चाइना के साथ हमारे साथ नहीं हो जाएगा जिसके साथ हम दोस्ती कर जाए? तो ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन है जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुत कम देखी जाती है, और भारत इसमें इस समय फंसा हुआ है। शायद 1971 के आसपास इस तरह की एक सिचुएशन आई थी जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ लामबंद हुआ था, और तब हमारे पास एक रशिया का ऑप्शन था जो कि एक दोस्त की तरह हमारे साथ खड़ा था। लेकिन आज की सिचुएशन में हमें दोस्त भी बहुत मुश्किल से चुनने पड़ रहे हैं। तो इस ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए हमको कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमको व्यापारिक दृष्टिकोण तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। अभी प्रधानमंत्री जापान होकर के आए, जापान के साथ हमने $10 ट्रिलियन येन की एक टारगेट सेट किया है कि हम उतना व्यापार करेंगे। लेकिन हमको यह एंटिसिपेट करना पड़ेगा कल जब अमेरिकी दबाव जापान के ऊपर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ जिसके अच्छे संबंध है, तो क्या ये व्यापार लागू हो पाएगा? तो इसलिए हमको चीजें अब
थोड़ा सा बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी, फ्यूचर को देखना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा और उसके बाद भी किसी निर्णय पर चलना पड़ेगा। अब वर्तमान सरकार को ये चाहिए कि अब चूंकि जियो पॉलिटिक्स का रीअलाइनमेंट हो रहा है, हमने देखा है तमाम देश जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं। तो इस रीअलाइनमेंट में भारत चूंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसको यहाँ पर एक गंभीरता के साथ कई तमाम देशों को लीड करना पड़ेगा और ये जो गुटबंदी अमेरिका के पीछे और चाइना के पीछे और ये सब चल रहा है, इससे निकलना पड़ेगा। ठीक, अनुपम जी, एक छोटी सी कहावत है, कहते हैं कि आपके रिश्ते किसी के साथ भी कैसे हों, लेकिन आपके रिश्ते आपके पड़ोसी के साथ बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप परेशानी में होते हैं या कोई दुविधा आती है तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपकी मदद करता है, बशर्ते पड़ोसी से आपकी बनती हो। तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं से तो पहल करनी है। अब भारत और चीन एक बार फिर से ये पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें रिश्ते सुधारने की बात कही जा रही है। तो क्या ये रिश्ते सुधारने को लेकर जो लगातार भरोसे की बात उठ रही है, तो इस भरोसे में कितना संशय होना चाहिए, या फिर हमें पूरी दृढ़ता के साथ कहना चाहिए कि नहीं, अब जो भी होगा अच्छा होगा और हम पूरी मजबूती के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें हमें जरूर ये सोचना होगा कि भारत का जो हित है उससे कहीं भी और किसी भी प्रकार की कोई उसमें चूक ना हो जाए। देखिए अभिजीत, बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि पड़ोसियों के साथ आपको रिश्ते रखने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा इस समय कौन से पड़ोसी हमारे साथ हैं, या इस समय क्या हमारे रिश्ते उतने सहज हैं जितने पहले हुआ करते थे। इस समय हमारे संबंध क्या उतने सहज हैं बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ या श्रीलंका के साथ या चाइना के साथ जो पहले हुआ करते थे। तो ये चीज अब मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना, विदेश नीति बहुत कुछ एंटीसिपेशन पे चलती है। आपको पहले से ही चीजों का आकलन करना पड़ता है कि ये देश अब चाइना के पाले में जा रहा है, तो हमको इसके साथ संबंध बेहतर करने पड़ेंगे या कुछ नई चीजें ओपन करनी पड़ेंगी, इसको कुछ नया लालच देना पड़ेगा। ये देश रशिया के पाले में जा रहा है, अमेरिका के पाले में जा रहा है, तो हमें उन पड़ोसियों को अपने साथ रखना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर ये पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। तो जब आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो आपको पड़ोसियों को लेकर के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के रखनी पड़ेगी। आपके बगल में बांग्लादेश में इतना बड़ा coup हो जाता है और उसमें आपको पता ही नहीं चलता, या पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सब बहुत तीखे सवाल हैं जो कि सरकार को आज से 10 साल पहले सोच लेने चाहिए थे, एंटिसिपेट कर लेने चाहिए। तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ अभिजीत। ठीक है, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, अक्सर सरकार की विदेश नीति को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है, सवाल उठाते रहता है, कई मामलों को लेकर सरकार को घेरने का काम भी किया जाता है, लेकिन जब चाइना से संबंध खराब थे तब भी घेरा जा रहा था, और अब जब चाइना से संबंध सुधारे जा रहे हैं तब भी विपक्ष उस पर हमलावर नजर आ रहा है। जी देखिए जितेंद्र जी, आप देखिए 1971 का युद्ध हो, उसमें हमारी लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को किस तरह से जो है धिक्कारा था, झटका दिया था। फिर भी अमेरिका ने टैरिफ जैसे जो है टैक्स लगाने की कभी सोची नहीं। 87-88 में राजीव गांधी जी को वहां के राष्ट्रपति ने हड़काया, राजीव गांधी जी अड़े रहे कि आप जो करना हो कर लीजिए। फिर आपको उन्होंने वापस ले लिया ये निर्णय। यहाँ तक जिनके सहयोग से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी, वो भी अमेरिका के सामने झुके नहीं। क्या कारण है कि अमेरिका के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से, पूरी तरह से, तब तक भी वो इनके पीछे पड़ा हुआ है मोदी जी के। और जब कोई भी प्रधानमंत्री उपाध्याय जी, सरेंडर तो तब माना जाता ना, सरेंडर तो तब माना जाता जब अमेरिका की शर्तें मान ली जाती, लेकिन शर्तें तो मानी नहीं गई ना। अब हमारी बात तो पूरा सुन लीजिए, तो सबसे तो हमको समय नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप सरेंडर नहीं किए जी, आपने सरेंडर नहीं किए। उसने 40 बार कहा कि हमने समझौता किया, हमने समझौता किया। आपने एक बार भी नाम लेकर कहा? आप क्या उससे डरे हुए थे भाई? जब आप डरेंगे तो वो व्यक्ति और डरवाएगा। आप जानते हैं, आप याद करिए, जब ट्रंप जो है तो वो नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी कार्यक्रम चल रहा था, तो यही गोदी मीडिया के लोग, आप इसमें शामिल नहीं है, और अंधभक्त लोग कहते थे अब जो है ड्रैगन को लाल आंख दिखाएंगे मोदी जी, ड्रैगन अब जल जाएगा। और जब आप ड्रैगन की तरफ घूम रहे हैं तो कह रहे हैं हम ट्रंप को लाल आंख दिखाएंगे। अरे 2014 के पहले का मोदी जी का भाषण याद करिए, कैसे कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, और अपने पूरे कार्यकाल में चीन के आगे रेड कार्पेट बिछाकर उसका स्वागत करते रहे। चाहे अहमदाबाद में झलुआ झुलाना हो, चाहे अपने मित्रों के हित के लिए व्यापारिक समझौते करना हो,
आप बताइए 2 ही महीना पहले उसने बड़ा धोखा दिया। हमारे सैनिकों का अपमान है ये, जो है चीन के आगे जो आप जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए। आप बताइए हमारे विदेश मंत्री कहे नहीं, चलो हमारे से 5 गुना अधिक बढ़ा के जो रखता है उससे हम कैसे लड़ पाएंगे। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, नहीं समझ एक रहा है। छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल आप ये बताइए कि किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए व्यापार जरूरी होते हैं, हमें व्यापार किसी भी दूसरे देश के साथ करने होते हैं, और ऐसे ही देश इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी दूसरे देश के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं। अमेरिका के साथ यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्ते अच्छे किए तो उसके पीछे की जो मंशा थी वो ये थी कि भारत को उससे मजबूती मिलेगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी, आयात निर्यात यहां पर बढ़ेगा। तो अब लेकिन वो जो दोस्त बनाया गया वो बदल गया, उसकी मंशा हम नहीं समझ पाए, तो इसमें किसका दोष है? और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी की मंशा नहीं समझ पा रहे हैं तो वो उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं फॉल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हमने तो उस पर भरोसा किया है। क्योंकि अगर आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को देखेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता रहे जिन पर आपने भरोसा जताया, उनको चुनाव लड़वाया, पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान दिया और आखिर में वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो आपने भी कभी सोचा तो होगा नहीं कि वो कभी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। बहरहाल मैं उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको याद करा दिया है कि हमें रिश्ते तो बनाने होंगे ना कहीं, किसी के साथ हमें अच्छे तो रिश्ते करने ही होंगे। तो ये शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ की थी, क्योंकि अमेरिका से हमारे कैसे रिश्ते थे, अमेरिका लगातार हम पर प्रतिबंध लगा रहा था, बीच में हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हुए और अब थोड़ा सा जाकर के रिश्तों में खटास हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने विकल्प ढूंढा है, हम चाइना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या यह नहीं लगता है कि देश का जहां पर हित नजर आ रहा है वहां पर सरकार खड़ी हो रही है? नहीं, अब जी हमको बोलने दीजिएगा। अमेरिका से लगातार 2004 के बाद से हमारे संबंध और व्यापार आदि होते हो रहे हैं, तमाम बाधाओं और जटिलताओं के कारण, लेकिन टैरिफ जैसा मसला कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जाकर वहां पर प्रचार नहीं किया किसी राष्ट्रपति का। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नहीं लगाया। देखिए अंतर है, आप जब अपनी छवि के लिए किसी से बातचीत करेंगे और देश के मान सम्मान को आप गौर में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके देश का हित होगा। वही अमेरिका है और ट्रंप, इनका क्या कमजोर, हमको देखिए ट्रंप के कमजोर नस को पकड़ना चाहिए था, उसकी मजबूती को देखना चाहिए था, और व्यापार के आगे अगर नाराज था तो उसको, और जैसे चीन तो उससे भी बड़ा दुश्मन हमारा है, अब चीन की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका, हम नहीं करें उसके सामने झुकने की जरूरत है। आप तो झुक ही गए जब 40 बार वो व्यक्ति का है, आपने एक बार भी प्रतिवाद नहीं किया। आसिम मुनीर से चाय पिया, उसका प्रतिवाद नहीं किया। तमाम संयुक्त राष्ट्र के पाकिस्तान को उसने रियायतें दी, आपने प्रतिवाद नहीं किया। आप बताइए, इसीलिए कहा जाता है एक बुद्धिमान हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री सबको बात कहते हैं, पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति को प्रधानमंत्री को होना चाहिए। खिलचन जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। हमारे जयशंकर जी, नहीं आप दे दीजिएगा, हमारे जयशंकर जी आज के इतिहास में सबसे नकारा विदेश मंत्री साबित हुए हैं। क्या उनको रखा हुआ है? आप अमेरिका चीन को कहते हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो क्या चीन जब आप टेबल पर बैठेंगे तो ये नहीं देखेगा ये अमेरिका से भगाया गया, सरेंडर कराया गया है, अब हम अपने अच्छा तो इसको सरेंडर कराएं। अब बताइए भाई, एक उदाहरण है जितेंद्र जी, जैसे एक औरत है और पति और प्रेमी उसके पास दोनों संयोग से, हमारे धर्म में ये अच्छा नहीं माना जाता लेकिन होता है। वो औरत कभी पति से नाराज होती है तो प्रेमिका की तरफ चला जाता है, प्रेमी की तरफ, और प्रेमी से कहती है अगर आप हमारे शर्ती नहीं मानेंगे तो हम प्रेमिका के तरफ चले जाएंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति है, अमेरिका के तरफ सरेंडर करते हैं, कभी चीन के तरफ। अरे भाई, यही लोग तो पूजा कर रहे थे, उनको भगवान बता रहे थे। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, जलवा दिलाए चीन को और चीन ने जलवान में धोखा ठीक है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आजाद शत्रु जी जुड़ गए हैं। आजाद शत्रु जी, आपका बहुत स्वागत है। उसके तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं आऊंगा आपके पास। आजाद शत्रु जी, चाइना के साथ भारत अपने व्यापारिक जो समझौते हैं वो सुधार रहा है, व्यापारिक संबंध सुधार रहा है, नए समझौते वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन चाइना वो देश रहा है जिसने जब उस पर भरोसा किया गया है उसने बदले में धोखा ही दिया है। और दूसरी बात, चाइना पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मित्र माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी मौका मिला है उसने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के लिए वो लगातार
कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या तमाम दूसरे मुद्दों की बात रही हो, उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन ऐसे मामलों के बीच जब भारत और पाकिस्तान के ये जो रिश्ते सुधर रहे हैं, जहां पे हमने गलवान भी देखा है, 1962 का युद्ध भी देखा है, तमाम दूसरे युद्ध भी देखे, तो क्या लगता है कि इन सब के बीच भी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो मजबूत हो सकते हैं? माफ कीजिए, भारत और चाइना के जो संबंध है वो मजबूत हो सकते हैं? देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई दोस्ती नहीं होती है। जो भी होते हैं वो राष्ट्र के हित होते हैं। ऐतिहासिक काल से लेके अभी 2025 तक देशों के संबंध बनते और बिगड़ते और फिर बनते रहे। 1945 में अमेरिका ने जापान में 2 एटम बम फेंके और जापान को फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने खड़ा किया। 1952 में कोरिया वार में अमेरिका और चीन लड़े। 79 में अमेरिका ने चीन को खड़ा किया। आज अमेरिका और चीन आपसी संबंध उनके बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल उनके संबंध कटुतापूर्ण है। तो आप यदि दुनिया के पूरा इतिहास देख लें तो देशों में दोस्तियां नहीं हुआ करती जो हम सामाजिक संबंधों में करते हैं। तो हमारे पड़ोसी से, हमारे कॉलेज में साथ पढ़ने वाले, हमारे रिश्ते में जैसे लोगों से दोस्ती होती है, उनके साथ में अच्छे और बुरे समय पे हम खड़े होते हैं। लेकिन देशों के साथ में ऐसा नहीं होता। देश अपने हित देखते हैं। जब हमारे हित जिस किसी देश के साथ में थे हम उसके साथ में थे। आज हमारे हित चूंकि और अमेरिका के साथ हमारे हित टकरा रहे हैं और हमको ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका और हम लोग साथ में अभी वर्तमान में चलने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के अपने खुद के जो भी सोच रही हो, लेकिन आज वो भारत के साथ में अपने कटुतापूर्ण संबंध बना रहा है। भारत के संबंध में उनके नेता लोग कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं। तो हम अपने इन चुनौतियों को देखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित के दृष्टिगत रखते हुए लोगों से संबंध बना रहे हैं। उसमें चीन के साथ में जो संबंध बनाए जा रहे हैं वो अभी अपरिहार्य है, समय की मांग है और राष्ट्र हित में। और चाइना भी एक व्यवसायी देश है। वो किसी प्रकार से किसी चीज को बहुत लंबे समय तक खींचने के मुक्त स्थिति में नहीं रहता है और उसको अपना व्यापार करना है। उसको भी समझ में आ रहा है कि उसके अमेरिका के साथ में रिलेशन खराब है, तो उसको एक वैकल्पिक अपना फिर से मार्केट, अपना वैकल्पिक संबंध बनाने हैं। और भारत के लिए भी अपनी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई हैं उसमें हमको अपना ऑल्टरनेट मार्केट खड़े करने हैं। उस ऑल्टरनेट मार्केट में चीन और जो अन्य देश हैं, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के, उनके साथ में हम अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई खराबी नहीं है और ये राष्ट्र हित में है और हम सब लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम चीन को लेकर बात करें तो चीन से हमारा लंबे समय से सीमा विवाद चला रहा है। अगर हम हालिया घटनाक्रमों का बात करें तो 2020 की जो घटना हुई गलवान की, वो सभी को याद है। हमारे कई सैनिक उसमें शहीद हुए। हालांकि हमने भी चीन के कई सैनिकों को उस दौरान मार गिराया था। और वहीं अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले आए तो 2017 में डोकलाम में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती है और करीब 73 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं जो है वो सीमा पर डटी रहती हैं। जब ऐसे तनाव लगातार होते आए तो क्या लगता है कि सुधारे जा सकते हैं रिश्ते? क्योंकि आप जो बात करें उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपना, जो पहले आपका ट्विटर था, आजकल जैसे जी कहते हैं, उससे जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें जो उन्होंने जानकारी दी है वो यही दी है कि भारत और चीन अपने जो सीमा विवाद संबंध है, जो सीमा से संबंधित इश्यूज हैं, उनको शांतिपूर्वक और दोस्ताना तरीके से उनको सुलझाया जाएगा। उसके लिए नंबर ऑफ प्रोसेस अडॉप्ट की जा रही हैं जिससे उन सारे इश्यूज को एक लॉजिकल एंड में लाया जा सके। भारत और चीन का बॉर्डर जो है वो आज का नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट आज का नहीं है। ये हमको आज़ादी के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में हमको ये अंग्रेजों के द्वारा गिफ्ट में मिला हुआ एक समस्या है। इसको सॉल्व करने में 78 साल तो हो चुके हैं। इसको अभी और समय लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको तरीके से, चूंकि भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है, जब कोई देश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उन चीजों को लॉजिकल तरीके से जल्दी निपटाया जा सकता है। तो ये संबंध अपने हिसाब से जल्दी निपटने की संभावनाएं लगती हैं। ठीक है, खेमचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
देखिए, कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से बातें कर रहे थे उससे बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है। अब जब ये परिवर्तन का दौर है, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है। अमेरिका के रिलेशन, उनके जो क्लोज एलाइज हैं, इवन जैसे यूके है या यूरोप है या फिर कनाडा है, उनके साथ चेंज हो रहे हैं, ड्रास्टिकल चेंज हो रहे हैं, हमसे ज्यादा चेंज हो रहे हैं। तो उसमें आइसोलेशन में ये भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। अब ये कह रहे हैं ट्रंप के सामने झुके। पहले ये क्या कह रहे थे कि भाई ट्रंप की शर्तें मानी। अरे ट्रंप की शर्तें मानी होती तो ट्रंप खुश होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको सेकंड किया कि हाँ, हम आपको नोबेल प्राइज दिलाना चाहते हैं, आपने हमारी शांति स्थापित की, आपकी वजह से शांति स्थापित की। हमने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि संसद में ये कहा, विश्व के किसी नेता ने हम पे दबाव नहीं बनाया, ना ही हमने किसी का दबाव माना। और पूरी जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया, उसने कहा कि मोदी कैटेगोरिकली डिनाइड रोल ऑफ द ट्रंप और अमेरिका इन द सीज फायर ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया। ये पढ़ते नहीं है, ये डिनाई करते हैं, ये इस तरीके से बातें कर। जब पूरे विश्व ने बोला और अमेरिका के सामने भारत नहीं झुका, अब ये कुछ कहने लायक नहीं रहे। तो अब ये कह रहे हैं देखिए ये टैरिफ के मामले में झुक रहे हैं। अरे टैरिफ के मामले में झुक रहे होते तो वो जो कहता हम मान लेते। आज भारत प्रथम की नीति चल रही है, इंडिया फर्स्ट की नीति चल रही है। आज एक परिवार प्रथम की नीति नहीं है। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ भारतीय हैं, उनको किसी बेटी, बेटा, दामाद के लिए नहीं सोचना है। समुचित सोच के साथ मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। वो देश प्रथम की भावना के साथ काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की भावना से काम कर रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए देश प्रथम है, हर एक एक्शन में देश प्रथम है। और इस समय हमें सबके साथ बात करें, हम चाइना के साथ बात बराबरी में करें। ऐसा नहीं कि चाइना के सामने हम जाके एकदम लेट गए या फिर हमने जाके सरेंडर कर दिया, नहीं, बराबरी के साथ। रशिया है, हम रशिया के साथ बराबरी के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ भी हमने संबंध तोड़े नहीं है, सारे ऑप्शंस के लोग खोले हुए हैं। यूक्रेन भी भारत में बात कर रहा है। यूक्रेन भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा, हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, हम लोगों से झुकेंगे नहीं, उनसे सीधे बात करेंगे। तो जब सीधे बात करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल का जवाब आप दे रहे थे, उस बात का आप जवाब दे रहे थे, तो जैसे जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात कही है, उन्होंने कई मंचों पर कई बार ये कहा है कि मैंने फोन लगाया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने कहा है कि आप सीज फायर के लिए मान जाइए, मेरे कहने पर यह सीज फायर हुआ है। तो जब ट्रंप ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही है तो सीधा नाम लेकर के क्यों नहीं कह पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि संसद में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उस दौरान हम सबने सुना, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा, तो वो कह देते ना सीधा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे नहीं कहा। इतनी सी तो बात थी। आप ये बताइए, जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संसद में कहा कि विश्व के किसी लीडर के दबाव में हम नहीं आए, किसी के दबाव को हमने नहीं माना, इसका मतलब क्या होता है? आप एक सफल और एक अनुभवी एंकर हैं, आप भी बताइए इसका मतलब क्या है? और इसके बाद क्यों विश्व की मीडिया ने ये छापा कि इंडियाज मोदी कैटेगोरिकली डिनाइड रोल ऑफ द ट्रम्प इन द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? एक ने नहीं, जितने भी बड़े मीडिया हाउसेज ने सबने लिखा। क्यों लिखा? इसका मतलब ही ये है, ये चाहते हैं कि अगर कोई कीचड़ में घुस रहा है तो हम भी कीचड़ में घुस के बात करें। क्यों करें? डिप्लोमेसी की अपनी भाषा होती है, हम क्यों नाम लें? हमने तो विश्व का, अरे हम कल को बोलते चलो ट्रंप की जगह बोलते नहीं, पुतिन की जगह बोलते हैं कि इजराइल की जगह बोलते यूरोप। अरे वंस एंड ऑल, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में सभी का मुंह बंद करा दिया। ये होती है डिप्लोमेसी। आप एक एक का नाम लेते थोड़ी ऐसे, ये दिस इज नॉट, और ये हमारी संसद की मर्यादा है। जो संसद में सदस्य नहीं है उसका नाम संसद में नहीं लिया जाता। ठीक है, ठीक है। अश्विनी राणा जी, ठीक है। अश्विनी राणा जी, बात थोड़ी सी संभावनाओं को लेकर भी कर लेते हैं कि अगर भारत और चाइना के बीच जो संबंध बन रहे हैं और वास्तविकता में वो संबंध मजबूत होते चले गए और पूरी शिद्दत के साथ उन संबंधों को निभाया गया, उसमें ईमानदारी के साथ उन संबंधों को अगर निभाया जाता है, तो ये जो जब दो महाशक्तियां दुनिया की मिलेंगी तो
पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत की जो ताकत है इस समझौते के बाद कितनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से भी अगर ये रिश्ते जो है वो प्रगाढ़ होते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्या होता है जब दो बड़ी ताकतें इकट्ठी होती हैं और वो ज्वाइंटली कुछ मूव करते हैं किसी भी देश के अगेंस्ट या किसी भी के विरुद्ध, तो वो एक ताकत बनते हैं, वो बनेगी। लेकिन हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई चाइना का जो इंटरेस्ट है वो भारत में क्यों है, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ चाइना का अपने यहाँ रोका था, यहाँ इन्वेस्टमेंट रोका था, यहाँ कंपनियां आने रोकी थी, यहाँ उनके जो ऐप थे वो बंद किए थे। और दूसरा, चाइना का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। अमेरिका को वो बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहां भी उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी अपनी मार्केट तलाश रहा है। भारत भी, हालांकि भारत जो भी एक्सपोर्ट करता है वो चाइना में उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो चाइना का हो सकता है। लेकिन मैंने पहले कहा कि यहाँ पर व्यापार से ज्यादा एक मैसेज देने की जो बात हो रही है और जो एक ज्वाइंट वेंचर बनके और महाशक्ति के रूप में इकट्ठा होके सोचा जा रहा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और इस एससीओ की मीटिंग के बाद चाइना से ज्यादा बाकी जो देश वहां पर रहेंगे उनके साथ भारत जो है व्यापार का अपना बढ़ाकर, और जो एक्सपोर्ट यूएस को ना होगा तो वहां पर उसके लिए वो अल्टरनेट तलाश रहा है। तो इसलिए चाइना के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तब भी भारत ने जो स्टैंड लेना था वो पहले समय समय पर लिया है, आगे भी लेगा। और उसके ऊपर हम भरोसा, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी देश के ऊपर इस प्रकार से जिसको पहले से एक टेस्ट किया जा चुका हो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, और भारत उसके उस पक्ष में भी नहीं है कि हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज ऐसा पूरा विश्व का माहौल है कि एक दूसरे देश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, और जब तक हम उसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे अगर व्यवहार जो है बातचीत का भी वो ठीक रहेगा, तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें वहां से जो इंपोर्ट हो रहा है वो आराम से और ठीक कीमतों में हमें मिलता रहेगा, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाई चेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, सर अगर अभी के परिदृश्य को देखा जाए तो हम बड़ी मात्रा में सामान जो है वो चाइना से आयात करते हैं, और हमारे बच्चों के खिलौनों से लेकर के कपड़ों तक, मोबाइल फ़ोन्स तक लेकर के ईयरफोन्स से लेकर ईयरबड्स तक और तमाम सारे अन्य उपकरण, मशीनी चीज़ों पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि चाइना का जो है वो कब्जा नज़र आता है। हमारे हर मार्केट में हम पहुंचते हैं, यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी भगवान की चाइना बना करके भेज रहा है, राखियों में भी चाइना बना करके भेज रहा है। तो क्या ऐसे में जब चाइना के साथ ये रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो क्या आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो पीछे होगी या फिर उसको बल मिलेगा? देखिए अभिजीत, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वैसे भी सरकार चला चुकी है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चाइना से सारा सामान लें। चाइना का बहुत बड़ा व्यापार हमारे देश में है, वो यहाँ निर्यात करता है। अगर उनके सामानों को हम रोक दें तो नुकसान किसका होगा? चाइना का होगा ही होगा, ये सवाल ही नहीं उठता। और आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। आपने देखा हो कि जब अमेरिका ने जो है 1965 में PL 480 वाली का जो था उनका समझौता था, उसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री ने उस करार को कैंसिल कर दिया। तो हिंदुस्तान देखिए सक्षम है और वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो परिदृश्य जो आज का वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से दोस्त बनते बिगड़ते रहे हैं और व्यवसाय को लेकर के एक दूसरा देश एक दूसरे पर निर्भर है, तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस समय जो प्रधानमंत्री जी की चीन की यात्रा वो मान लिया जाए कि वो जो है समय की मांग है और उसके अनुरूप काम हो रहा है। और जहाँ तक रही बात कि भारत का, तो भारत को देखिए अब वो उस स्टेज पे पहुँच गया हमारा देश जिसमें हमें अब बाकी सारी चीज़ों पर चाहे प्रोडक्शन सेक्टर को ले लीजिए, तमाम चीज़ों को ले लीजिए, तो भारत एक तरह से बहुत ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, निश्चित रूप से पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर ये अच्छा हो रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो एक बात तो तय है कि आपने देखा कि लगातार जो है चाइना उन जगहों पर अटैक करता है जहां भारत से रिश्ते ख़राब होते हैं और वहां पर जाकर के अपना जो है
व्यवसाय वहाँ पर एक्सप्लोर करता है। उसके अलावा जो उन देशों को देखिए, चाहे मालदीव का मामला हो, चाहे जो है मॉरिशस का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला, आप देखिए वहाँ पर लगातार जो है चाइना अपना विस्तार कर रहा है। इवन नेपाल जैसे छोटे देशों में चाइना का विस्तार है। तो इन सारी चीज़ों को अगर अभिजीत समझिए तो निश्चित रूप से भारत एकदम उसके सामने एकदम नहीं, ऐसा कोई समझौता भी नहीं करेगा। यानी कि भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, आज का भारत वही है कि आज भारत जो है पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। हाँ, ये बात अनुपम जी ने ठीक कहा कि हमें जो आने वाली जो है जो भी पॉलिसी है या जो प्रिज्यूम करना चाहिए कि भारत के रिश्ते किस तरह से क्या होंगे, और डिप्लोमेटिक रूप से भारत को तैयार होना पड़ेगा। अन्यथा ये देश जिस तरह से अपने अपने चरित्र बदलते हैं उनको भी ध्यान में देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो बदलते दौर की राजनीति में और बदलते दौर के ये जो पूरा परिदृश्य चल रहा है जिसमें रिश्ते बनते और बिगड़ते हम देख रहे हैं, इस रिश्तों को लेकर के भी हमें बड़े फूक फूक कर कदम रखने होंगे और सभी पॉलिसीज़ को बड़ी उनका अध्ययन करना होगा और फिर जाकर के कहीं हमें ऐसे रिश्तों पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अगर चीन से भारत के रिश्ते जो है वो सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही देशों को बहुत फायदा होगा। समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HN उपाध्याय जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आजाद शत्रु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुपम तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अश्विनी राणा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर है और विशेष करके बड़ी बात यह है कि 7 साल बाद जब चाइना से संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे थे और ऐसे बीच में दोनों नेताओं के बीच यानी कि 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच की ये जो मुलाकात है, जो वार्ता है, इस पर दुनिया की नजरें टिकी है। और विशेष करके जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को समझते हैं, दुनिया का सिरमौर मान करके अपने आप को बैठे हैं, चाचा चौधरी वो अपने आप को मान करके बैठे हैं, दुनिया का सरपंच अपने आप को मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नजरें सबसे ज्यादा इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हम टैरिफ के आगे झुकेंगे नहीं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्णय है वो बिल्कुल अडिग नजर आ रहा है और चाइना के साथ अब व्यापारिक मुद्दों को लेकर समझौते किए जा रहे हैं और दुनिया की नजरें लगातार इस पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि इन संबंधों का, जब ये संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, संबंध और ज्यादा बनते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।